आज हम लोग टॉपिक फोर्थ में जो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है इस पर चर्चा करेंगे। कल हमारी चर्चा हुई थी और हमने बताया था कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई और कहाँ से अपने देश में खास करके इसको महत्व दिया गया। इन्हीं बातों को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे और एक उदाहरण से इसको हम लोग विषय को और भी इंटरेस्ट बना सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा। आप अपने अभिभावक से पूछेंगे, दादाजी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहले मार्केट में सामान्यतया दो प्रकार की गाड़ियां मिलती थी, उपलब्ध थी, एम्बेसडर और फिएट। आज आप देख रहे होंगे एम्बेसडर और फिएट से काफी आगे दर्जनों गाड़ियां मार्केट में उपलब्ध है, दर्जनों गाड़ियां, और आराम और सुविधा की दृष्टि से भी बहुत बेहतर ऐसी गाड़ियां हैं। दूसरी ओर आप यह भी देख रहे होंगे कि पहले जो व्यवस्थाएं थी हमारी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि रोशनी के अभाव में भी बच्चे विधिवत अध्ययन करते थे और झिबरी या फिर लालटेन आदि का इस्तेमाल किया जाता था। आज लाइन नहीं है तो बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि जनरेटर नहीं है, लाइन नहीं है, अभी इसलिए पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, लाइन तो रहता ही नहीं था। सामान्य रूप से बहुत बड़े बड़े नगरों, महानगरों आदि में लाइन वगैरह की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था रहती थी। किंतु बाद के कालखंड में आजकल हर प्रकार की सुविधाएं हैं। पहले झिबरी आदि का प्रयोग किया जाता था और अब तो इतने आधुनिकतम उपकरण का उपयोग होने लगा है, मार्केट में उपलब्ध हो गया है। लाइन नहीं भी आजकल वैसे तो इतना विकास हुआ है कि सुदूर देहात में भी बिजली वगैरह घंटों उपलब्ध रहती है। और नहीं भी रहने पर ऐसे अल्टरनेटिव उपाय बाजार में उपलब्ध है कि जिसकी सहायता से लोग आसानी से, इन्वर्टर है या फिर टेबल लैंप है, इलेक्ट्रॉनिक अन्य प्रकार की सामग्रियां हैं, तो इसके माध्यम से आसानी से इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती रही है। तो उसी प्रकार से अन्य किसी भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी पहले आवश्यकता रहने के बावजूद वो मार्केट में उपलब्ध नहीं होती, किंतु आज ऐसा नहीं है। आज यदि रुपये हैं तो विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता होती है और उसके माध्यम से लोग उन विभिन्न परिस्थितियों में भी सुगमता पूर्वक कार्य को संपादित करते हैं। तो ये मैंने जो कुछ उदाहरण दिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण यह है कि आज दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, अर्थात विश्व के लगभग तमाम राष्ट्र एक वैश्विक मंच पर कायम हो चुकी है, वैश्विक मंच पर कायम हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर
भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या योगदान होना चाहिए और किसके माध्यम से अधिक उत्पादन किया जाए कम से कम लागत खर्च पर और उस वस्तु को कम से कम कीमत पर मार्केट में उपलब्ध करा करके अधिक से अधिक गेन करने की जो नीति है आज दुनिया के समक्ष है। और यही कारण है कि सभी कंपनियां और विभिन्न राष्ट्र अपने अपने देश में निर्मित वस्तुओं को कम से कम लागत खर्च पर तैयार करके सुंदर तरीके से वर्ल्ड लेवल पर इसको प्रस्तुत करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपस में कंपटीशन होता है कि हम अपने देश की में निर्मित वस्तुओं को किस प्रकार से और अधिक डेवलप टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्ट करें ताकि उसका कम से कम लागत खर्च हो और वर्ल्ड मार्केट में हम अपनी वस्तु को बिल्कुल उपस्थित करा सकें और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकें। इस प्रकार का प्रयास रहता है। इसी कड़ी में, इसी श्रेणी में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, यानी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से देश देश में बड़े व्यापक पैमाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है और साथ ही साथ उसे वर्ल्ड मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। और जिन वस्तुओं की का उत्पादन किसी एक राष्ट्र में नहीं है, उस राष्ट्र में भी सुगमता पूर्वक उन वस्तुओं को उपलब्ध करा दिया जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन का ये प्रभाव है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है, ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों में 2, 4, 5, 10, 20, 25 या जैसी जैसी कंपनियां होती, जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उस प्रकार से उतना ही बड़ा उनका दायरा होता है। तो वो क्या करती है, वो ढूंढती है कि कौन सा देश है और कौन सा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी आदि ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए वो विभिन्न देशों में और विभिन्न प्लेटफॉर्म की जांच करते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म से तात्पर्य है ऐसी जगह को सुनिश्चित करना जहां पर कि उत्पादन के विभिन्न फैक्टर्स आसानी से मिल जाए, उपलब्ध हो जाए और सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो। अब जैसे कच्चा माल है वो सुगमता से उपलब्ध हो जाए। फिर है कि कम्युनिकेशंस है, फिर नदी वगैरह का बगल में स्थिति बनी हो, फिर सस्ता श्रमिक हो, ट्रेंड अनट्रेंड आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो फिर और इसके साथ ही साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है देश में। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करते हैं, चयन करते हैं और वहां पर विभिन्न प्रकार के फर्म को एस्टेब्लिश करके विभिन्न वस्तुओं को प्रोडक्ट करके वर्ल्ड लेवल पर उसको उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक धन कमाने की चाहत रखते हैं। तो इसी को हम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के नाम से या कंपनी के नाम से जानते हैं। ऐसी कंपनी या कॉरपोरेशन जो एक से अधिक राष्ट्र में प्रतिष्ठापित है, जिस पर नियंत्रण स्वामित्व उस कंपनी विशेष का होता है, इसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अभी आप इंग्लैंड को ले लें, अमेरिका को ले लें, जर्मनी को ले लें, फिर फ्रांस को ले लें, रूस को ले लें, ये सारे राष्ट्र जो है वहां पर
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है। भारत ले लीजिए, मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्री है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो जहां पर श्रमिक पर्याप्त मात्रा में कम वेजेज पर उपलब्ध हो जाता है, तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रयोग में लाया जाता है। तो जहां कम जनसंख्या है तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान देश होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रयोग में लाया जाता है। और जहां पर ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों की बहुलता होती है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होते हैं, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रयोग में लाया जाता है। तो इस माध्यम से इसका चुनाव कर करके ऐसी पद्धति को अपना करके उत्पादन कार्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अब है कि जब वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम भी अधिक से अधिक होगा। और जब पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम अधिक से अधिक होगा तो नेचुरली उसका विकास भी अधिक से अधिक होगा, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकेगा। अभी अपने यहाँ देखिए कि एक ऐसा समय था कि पहले विभिन्न डिफेंस के जो उपकरण को विदेशों से खरीदने की बात थी तो ऐसा विचार होता था कि ज्यादा कॉस्टली है और ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो खरीदा नहीं जा सकता था। और आज देश के पास में क्षमता है तो एक साथ है कई डिफेंस उपकरण को के साथ के लिए समझौता विश्व के देशों के साथ होता है और फिर मार्केट में अपने देश में उपलब्ध करा करके देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाता है। तो इस तरह से जब आपके पास धन होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्यवान होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पूंजी को विभिन्न सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे क्या होता है, तो अधिक से अधिक सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ देश पर वो और देश की जनता को मिलता है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, जहां पर ट्रेंड अनट्रेंड लेबर हैंड उपलब्ध है, जहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन पर्याप्त है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कंपनी सिक्योर रहती है कि हमको यहाँ पर जो फार्म्स इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो ज्यादा रिस्क जोखिम की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक फार्म्स इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, काम मिलता है, तो उसका विकास, उसकी प्रगति अधिक से अधिक होती है और इसका दूरगामी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर और राष्ट्र पर सकारात्मक और विकास के रूप में पड़ता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वर्ल्ड लेवल में जब विभिन्न वस्तुओं को उपलब्ध कराने की बात होती है, प्रोडक्ट गुड्स को, तो कंपटीशन होने के कारण प्रोड्यूसर हमेशा प्रयास करता रहता है, प्रयास में रहता है कि किस विधि से या किस टेक्निक को, किस मॉडर्न डेवलप टेक्निक को हम, किस कॉम्बिनेशंस को हम प्रोडक्शंस में इंप्लीमेंट करें कि हमारा प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो। और जब अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा, तो नेचुरली वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर और बेनिफिशियल स्टेज की स्थिति मानी जाएगी और किसी भी देश के लिए वह कल्याणकारी होगा। तो यही कारण है कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व के तमाम राष्ट्र, जिन राष्ट्रों में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की अनुपलब्धता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है वस्तुएं,
जिन वस्तुओं की उपलब्धता में अधिक से अधिक कॉस्ट आता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का मार्केट होता है जिसके कारण वो कम कीमतों पर भी उपलब्ध हो जाता है। और तीसरी बात है कि आपस में कंपटीशन और आपस में एक दूसरे के टेक्निक को जानने समझने का मौका मिलता है, तो हमारा और भी बेहतर परफॉर्मेंस होता है। इन माध्यमों से हम अपने को बेहतर स्थिति में, देश को बेहतर स्थिति में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए इसका एक सकारात्मक प्रभाव है। अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कुछ और भी बातें आती हैं। अभी हमने वैश्वीकरण की बात की, इसी कड़ी में एक है लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन क्या चीज है, प्राइवेटाइजेशन क्या चीज है, और फिर गवर्नमेंट को खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की नीति को अपनाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, और विभिन्न सेक्टर्स को इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर विचार करना चाहिए। आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि सरकारी विभाग है तो उसमें कार्य करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, अपवाद को छोड़कर, मैं मान लेता हूं कि 10% एक्सेप्शन को छोड़कर 90% की ये स्थिति रहती है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, काम को तवज्जो नहीं दे पाते हैं और उदासीन होते हैं कार्य के प्रति। उन्हें यह ध्यान होता है, मन मस्तिष्क में बैठ गया होता है इस प्रकार का विचार कि हम काम करें या न करें, गवर्नमेंट हमको तो पैसा मंथली देगी। फिर ज्यादा परिश्रम की क्या बात है, ये किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। एक बार तो देखा गया कभी बैंकिंग सिस्टम में जो बड़े बड़े बैंक हैं और जो मोस्ट पॉपुलर बैंक्स हैं, एम्प्लॉय पहुंचते हैं विलंब से, पब्लिक लाइन में जनता खड़ी है और भीतर में खेल खेल रहे हैं, ये दिखाते हैं। यूट्यूब पर भी तो हमने देखा है और अनुभव भी किया है लोगों ने, सच्चाई भी है। क्या है जी, तो लिंक फेल है। ये जो लिंक फेल है, ये हमेशा लिंक फेल नहीं रहता है, मतलब टालने का प्रयास किया जाता है कि पब्लिक अधिक से अधिक रस नहीं हो वहां पर और आराम से टहलाने का कार्य किया जाता है कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो एम्प्लॉय होते हैं समझ नहीं पाते और कार्य करने से जी चुराते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ही एजुकेशन को ले लीजिए, मेरा मानना है कि भारतवर्ष में जितने भी प्राइवेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। यद्यपि बहुतों के ऐसे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एजुकेशन विभाग में, किंतु वो अपने बच्चे को एजुकेशन में नहीं पढ़ाते। भाई तो और बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे ना, तो फिर वो प्राइवेट में क्यों डालते हैं? आप लोग भी हैं। तो निश्चित रूप से अभिभावक को, पेरेंट्स को विश्वास होता है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत प्रॉपरली
और पूरी ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क होता है, इसीलिए हमारे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। इस विश्वास में अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट सेक्टर में कराते हैं। तो इस पर जब हम लोग चर्चा करेंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस पर हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे और सरकार को क्यों इस और मजबूर होना पड़ रहा है, इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।